जेई 2027 एस्पिरेंट्स जो इस समय क्लास 12th में हैं या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, और उनमें से 95% प्लस स्टूडेंट्स को गॉस लॉ एक मिस्ट्री की तरह लगता है। लॉ तो समझ में आ जाता है, पर उसको अप्लाई करने में हमेशा खासी दिक्कत होती ही होती है। तो मैंने सोचा आज के इस वीडियो में आपको गॉस लॉ के ऊपर ही एक प्रॉब्लम डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली पिकअप किया है अपनी पर्सनल टीचर सीरीज बुक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी वाले वॉल्यूम से। ये उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 50 है। इस क्वेश्चन को एक नाम दिया गया है रेडियल फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज कैपिटल क्यू distributed in it. The surrounding of the ball is filled with charge of density rho, which is equal to alpha by r, where alpha is a positive constant and r is distance from the center of the ball. It is found that the electric field has magnitude that is independent of small r at all points lying outside the ball. Find the value of capital Q in terms of alpha and r. Please read the question on your own. I am getting out of the screen. Capture the question and definitely give it a try before looking at my solution. Before I actually proceed for the solution, I would like to highlight this phrase, spherically symmetric charge distribution. Is this an important phrase? Yes. How does it help? How does it help? Suppose you have a ball having charge Q, which is non-uniformly charged actually. The charge density is very high here, low here, and very low here. In this case, if you are standing at a distance of 10 centimeter from the center somewhere here, the field might be E1. If you are standing at same distance 10 centimeter from the center somewhere here, the field might be E2, and it may not be in radial direction at all if the charge density is just random. So there is no symmetry existing here. And when there is no symmetry, application of Gauss law in calculation of field becomes just impossible. Gauss law is true, but it will not help you in calculating electric field if there is no symmetry. इसकी जगह पे अगर ये इसी बॉल में चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह एक जैसा डेंसिटी है, फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे खड़े हों, यहाँ खड़े हों, यहाँ खड़े हों, यहाँ हों या यहाँ हों, इट मीन्स इसको सेंटर मानकर अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस का मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, तो इस स्फीयर के हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा और एक जैसे डायरेक्शन वाला होगा। यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों होगा? इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस ही क्या है? तो सभी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन आइडेंटिकल, मतलब इस केस में ऑब्वियसली रेडियल, एक जैसा डायरेक्शन। सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के ऊपर रेडियल है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये जो सिमेट्री है, ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन को यूजफुल बना देती है। इस सिमेट्री के रहते हुए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी नेसेसरीली यूनिफॉर्म नहीं है इस बॉल के अंदर, बट चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स अगर आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इन लोकेशंस को जाके चेक करेंगे तो यहाँ हर जगह पे चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यहाँ पे एक डीवी वॉल्यूम लें तो चार्ज रो इंटू डीवी मिलेगा, उतना ही बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे लें उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। तो एक ऐसे स्फेरिकल सेल को अगर आप यहाँ इमेजिन करें तो इस सेल के सरफेस पे हर जगह एक जैसी चार्ज की डेंसिटी, ऐसा बोल सकते हैं आप। सिमिलरली अगर आप यहाँ चले जाएं तो यहाँ और यहाँ चार्ज की डेंसिटी डिफरेंट है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स पे चार्ज की डेंसिटी सेम है। तो अगर आप इस पूरे वॉल्यूम ऑफ चार्ज को शेल्स ऑफ चार्ज में डिवाइड कर दें तो सभी एक सेल को देखेंगे तो एक सेल के सरफेस पे चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म आएगी, किसी भी एक सेल के लिए ट्रू है। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है। इस केस में भी ऐसा चार्ज होने से भी हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करता हूँ तो इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसे मैग्नीट्यूड और रेडियल डायरेक्शन वाली डेफिनेटली होगी। तो जैसा कि इस बुक में हर एग्जाम्पल के साथ किया जाता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, तो बुक से ही मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन को कॉपी किया है।
इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट किए गए हैं, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप शायद सॉल्यूशन खुद ही डिस्कवर कर लें। उन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ। वी विल कंसिडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r surrounding the ball. Due to symmetry, field has same magnitude at all points on the spherical surface and is radial. That means ये जो बॉल दिया गया है चार्ज q वाला, ये तो ठीक है। आपसे कहा गया है कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक तरह से फील्ड निकालो। फील्ड निकालो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप r डिस्टेंस पे फील्ड कैलकुलेट करोगे। कहा गया है कि इस फील्ड को स्मॉल r के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो पहले हम वहाँ फील्ड के एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इस चार्ज के अलावा इस स्पेस में भी चार्ज है जो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, बट स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने को कहा गया है इस क्वेश्चन में, और पॉइंट नंबर 1 आपसे यही कह रहा है कि आप इस बॉल के सेंटर को सेंटर लेकर r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करो, एक इमेजिनरी स्फीयर बनाओ जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस सरफेस के ऊपर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, ऐसा सोचो। ऐसा सरफेस क्यों लिया, सिलेंडर क्यों नहीं ले लिया, कोई रैंडम सरफेस क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि ऐसे सरफेस पे हम श्योर हैं कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक जैसा कांस्टेंट और डायरेक्शन एक जैसा रेडियल होगा। अगर हम कोई भी ऑड शेप का सरफेस ले लेंगे तो फिर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरे पे E2 और तीसरे पे E3 अगर होगा तो गॉस लॉ का इक्वेशन तो एक ही है, 3 अननोन कैसे कैलकुलेट होंगे? यहाँ सिमेट्री है, स्फीयर के सरफेस पे हर जगह फील्ड सेम स्ट्रेंथ की और एक जैसे रेडियल डायरेक्शन वाली है, इसलिए गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमें E की वैल्यू दे पाएगा। E एक अननोन है, इसके टर्म्स में हम सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स लिखेंगे। ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ लिखा गया है कि इसके पहले कई एग्जाम्पल्स ऐसे आए हैं जिसमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, फील्ड रेडियल है और हर जगह आपको दिखाया गया है कि जो फ्लक्स है वो E/4πr² होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर आप स्फेरिकल सरफेस पे एक छोटा सा एरिया dA लेंगे तो फ्लक्स EdA cos 0 डिग्री है इस छोटे से एरिया के थ्रू। इस स्फीयर के सरफेस पे हर छोटे एरिया के लिए आप फ्लक्स ऐसे ही लिखेंगे। एरिया स्फेरिकल सरफेस पे छोटा पैच, रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हर पॉइंट पे, तो हर छोटे 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 पैच पे EdA cos 0 डिग्री लिख के आपको जोड़ना है, सभी पैच के लिए ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ जब मैं इस छोटे एरिया से इस छोटे एरिया से इस छोटे एरिया से इस छोटे एरिया से इस छोटे एरिया पे जाता हूँ तो क्या 0 डिग्री बदल के 10 डिग्री 20 डिग्री हो जाता है? नहीं, वो हर जगह 0 डिग्री ही रहता है। E और A के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब वो कांस्टेंट है। E का मैग्नीट्यूड बदलता है क्या जब मैं एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाता हूँ? नहीं, E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर dA जिसकी वैल्यू 4πr² होती है, इसलिए ये फ्लक्स होता है। ठीक है, तो एक इमेजिनरी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, उस पर फ्लक्स अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में E/4πr² के इक्वल होता है, ऐसा हमें लिखना है। We need to find charge present in the region between the ball surface and the spherical Gaussian surface. If this charge is Q, then the total charge inside the Gaussian surface is this. अब आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो तो जो फ्लक्स लिखा आपने अननोन क्वांटिटी E के टर्म्स में, दैट इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज। इसके अंदर चार्ज कहाँ है? एक तो इस बॉल पे चार्ज है और साथ में इस वाले स्पेस में चार्ज है जिसको स्मॉल q कहा जा रहा है। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये और ये चार्ज में कुछ भी जरा सी भी सिमेट्री का गड़बड़ हुआ तो फिर इन सभी पॉइंट्स पे फील्ड हम सेम एज्यूम नहीं कर पाएंगे और गॉस लॉ ट्रू होने के बावजूद हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं दे पाएगा। तो ये गॉस लॉ आपको यूज करना है। इसके लिए अभी आपको स्मॉल q कैलकुलेट करना है। इस रीजन में चार्ज को कैलकुलेट करने पे आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से r डिस्टेंस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे तो फॉर E टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r, ऑल टर्म्स कॉन्टेनिंग स्मॉल r इन एक्सप्रेशन ऑफ E शुड एड टू 0। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब आप E का एक्सप्रेशन लिखेंगे। E का एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स होंगे जिसमें स्मॉल r होगा, पर उन सभी टर्म्स का सम 0 होना पड़ेगा, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो विद दिस मच ऑफ हिंट एंड कॉन्सेप्ट्स, नाउ यू आर इन ए पोजिशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन. By the way, the solution goes like this. The next step obviously is to calculate the charge in the annular space.
this is a ball of radius r having charge q, and in this space, the charge density is varying with x as alpha by x. इस स्पेस में कितना चार्ज हमें ये कैलकुलेट करना है. इसके लिए यहां पे हम एक एन्युलर स्पेस, एक थिन शेल एज्यूम करेंगे. ऐसा x रेडियस का एक स्फीयर फुटबॉल इमेजिन कीजिए, x प्लस dx रेडियस का एक और स्फीयर इमेजिन कीजिए. ये dx विड्थ का जो शेल है, इसमें कितना चार्ज भरा है हम ये लिखेंगे. इसमें चार्ज लिखने के लिए हम ये स्पेस का वॉल्यूम, ये जो पीला कलर भर रहा हूँ इसका वॉल्यूम, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका वॉल्यूम, ये होता है 4πx² इंटू dx. ये सब अगर नहीं जानते हो बच्चों तो मेहनत करके आधा घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगता, पर डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि मुझे ये सीख लेना. आज सीख लोगे. 4πx² इंटू dx ये वॉल्यूम इंटू यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी रो जो कि अल्फा बाई एक्स है. इसको आगे चलकर रो को अल्फा बाई एक्स लिख दिया गया है. तो ये dq हो गया. dq मतलब इस स्पेस में इस जगह पे चार्ज, यहाँ और यहाँ नहीं, इस जगह पे चार्ज. अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल आर से स्मॉल आर के बीच में जितने ऐसे शेल हैं, जितने ऐसे पतले पतले शेल हैं, जितने ऐसे शेल हैं, उन सब में चार्ज को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच के इस एन्युलर स्पेस में टोटल चार्ज मिलेगा. और एडिशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन. अभी फिर से इंटीग्रेशन क्यों आ गया, इसको एक दिन 1 घंटा मेहनत करोगे तो सीख सकते हो. तो dq का इंटीग्रेशन हमें टोटल चार्ज देता है इस एन्युलर स्पेस में. और लिमिट x की वैल्यू कैपिटल R से स्मॉल r तक लिखनी है, जल्दबाजी में 0 से स्मॉल r नहीं लिखनी है. आप अभी चार्ज कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ से यहाँ के बीच में. तो ये इंटीग्रेशन करने से ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है. अब आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो नेक्स्ट स्टेप में. तो E इंटू 4πr² अननोन E के टर्म्स में फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. Q, स्मॉल q की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है उसको सब्सटीट्यूट करना है. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे सारे टर्म जिसमें स्मॉल r हैं उनको एक तरफ आइसोलेट कर लेना है. ये एक कांस्टेंट प्लस ऐसे टर्म जिसमें स्मॉल r है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r पे डिपेंड नहीं करेगा अगर ये नंबर 0 हो, दैट मीन्स ये न्यूमरेटर 0 हो. और ये न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो Q की वैल्यू 2π अल्फा r² होगी. यही आपके क्वेश्चन का आंसर है. इस क्वेश्चन को भी मैं आने वाले प्रॉब्लम वॉल्ट में इंक्लूड करूंगा. प्रॉब्लम वॉल्ट नेक्स्ट वीक रिलीज होने जा रहा है. इसमें लगभग 1250 क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस होंगे. इन 1250 क्वेश्चंस में बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, जो रेगुलर क्वेश्चन है, जो हर बच्चे को जानने चाहिए, वैसे क्वेश्चन भी होंगे, एवरेज क्वेश्चन भी होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होंगे और बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे. हर तरह के क्वेश्चंस मार्क किए जाएंगे कि वो किस डिफ़िकल्टी लेवल के हैं, किस नेचर के हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड है, और आप उन्हें आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक कर पाओगे. और ये सब कुछ अवेलेबल होने जा रहा है बहुत ही छोटे दाम पे, एज लो एज 500 रुपीज़ पर मंथ में आप इस प्रॉब्लम वॉल्ट का फ़ायदा ले सकते हो. तो वेट करो 1 हफ्ते और.